गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा जो नया टॉपिक है वह है बैटरी, जो अपना चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जो बैटरी का एक पूरा पोर्शन है जिसके अंदर 3 बैटरी के बारे में जो किताब में दिया है, जिसमें मैंने बोर्ड पे 2 दर्शाई हुई है, जगह कम होने के कारण 2 दर्शाई है। जैसे कि एक पहली है लेक्लैंड सेल, दूसरा है लेड संग्रह और तीसरा होगा मर्क्यूरी। यह तीनों में से हर बार बोर्ड में एक सवाल आता है। अगर मैं लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर के अंदर भी इस लेड संग्रह कोष के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेड संग्रह कोष में से एक सवाल पूछा गया था। और जो अभी जुलाई की जो एग्जाम पूरक एग्जाम जो बाद में ली गई थी उन पेपर में भी इसी में से सवाल आया था। यानी कि एक ही साल के बच्चों को 2 बार ये सवाल आया, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार इनमें से सवाल आता है। कई बार OMR के आधार से निकल जाता है, कई बार 3 नंबर में भी आ जाता है। अब इसी सेल की हम बात करेंगे। सबसे पहला पूरा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? बैटरी। अब बैटरी यानी क्या? बैटरी का कार्य यानी क्या? तो बैटरी जो होती है वह गैल्वेनिक सेल के तौर पे कार्य करती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करती है, रूपांतरित करती है। यानी जितनी भी बैटरी है जो आप सबने देखी होगी उसमें कुछ ना कुछ रसायन होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी कि गैल्वेनिक सेल के तौर पे। यानी गैल्वेनिक सेल का ये एग्जाम्पल होता है। यानी उस टॉपिक की हम बात करेंगे बैटरी, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करती है। अब बैटरी के अंदर भी 2 तरह की होती है, प्राथमिक कोष और द्वितीय कोष। बैटरी में भी कितने प्रकार होते हैं? 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक कोष और द्वितीय कोष। प्राथमिक कोष किसे कहते हैं, द्वितीय कोष किसे कहते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं बच्चों। प्राथमिक कोष यानी कि जिसका लंबे समय तक उपयोग करने के बाद जब वह मृत हो जाए, या फिर अनयूज हो जाए, अनुपयोगी हो जाए, उसको दोबारा कार्य में लिया जा सकता नहीं है, ऐसी बैटरी को प्राथमिक कोष कहा जाता है। सिंपल सी बात, एक बार यूज करो दोबारा यूज कर सकते नहीं है, उन्हें प्राथमिक कोष कहा जाता है। ये समझाने की बात है। एक बार यूज कर लिया दोबारा उसका यूज हो सकता नहीं, उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक कोष कहा जाता है। परिभाषा इस तरह से बनेगी, लंबे समय तक बैटरी को उपयोग करने के बाद वह मृत हो जाती है, उसके बाद उसे पुनः उपयोगी नहीं की जा सकती, ऐसी बैटरी को प्राथमिक कोष या ऐसे कोष को प्राथमिक कोष कहा जाता है। तो द्वितीय कोष किसे कहा जाता है? तो लंबे समय उपयोग करने के बाद उसको दोबारा उपयोग में लिया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय कोष कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे प्राथमिक कोष में कौन है? शुष्क कोष, उसकी हम जो अभी चर्चा करेंगे। प्राथमिक कोष में कौन है? शुष्क कोष, जो अभी अपनी जो वॉल क्लॉक होती है उसमें जो सेल है, अपने घर के जो रिमोट होता है उसमें जो सेल है, ठीक है, वो उसे हम क्या कहते हैं? शुष्क कोष। और वही सेल है, उसी की डिजाइन बनाएंगे, जो भी आपको विस्तार से समझाएंगे। दूसरा, दोबारा उपयोग में ले जा सके, वैसी है लेड संग्रह, जो अपने कार की बैटरी, अपने बाइक की बैटरी, आपको मालूम होगा अभी वैसे ही जो अपना मानसून चल रहा है, मानसून आने से तुरंत पहले हम सभी ने अपनी जो कार की बैटरी या अपनी बाइक की बैटरी को क्या करवा दिया था? चार्जिंग करवा दिया, क्योंकि बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज जैसे में लगती है, तो उसको चार्जिंग करके उसको दोबारा हम उपयोग में लिया जा सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लेड संग्रह कोष, जो अपनी बैटरी में होता है, यानी कि अपनी बैटरी का ही उदाहरण है। अब इन दोनों की हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं शुष्क कोष। शुष्क कोष को दूसरा भी नाम दिया है लेक्लांस सेल या लेक्लांस कोष। ऐसा क्यों? क्योंकि लेक्लांस नाम के जो वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, इसी के बारे में लेक्लांस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए प्राथमिक कोष को हम शुष्क कोष भी कहते हैं, या दूसरा नाम लेक्लांस कोष भी कहते हैं।
रेक्टिफायर क्या है? आपको सबसे पहले जो डिजाइन, जो चित्र मैंने आपके सामने रखा है, वो आपको डेट कंप्लीट याद कर लेना है। अगर मान लो ये चित्र आपको कंप्लीट तरीके से आ गया, नाम निर्देश के साथ, यानी कि आपको पूरा टॉपिक आ गया, यानी कि आपको पूरा टॉपिक आ गया। चित्र में जो लिखा है उसी के आधार से सारी चीजें हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम, जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम इसका चित्र दौड़ेंगे। चित्र दौड़ने के बाद सबसे पहले हम बताएंगे ग्रेफाइट, इसको मैं 1 नंबर बताऊंगा। यानी 1 नंबर पे यानी पहला जो अपना पॉइंट बनेगा कौन सा, कि इलेक्ट्रॉन्स कोष में या शुष्क कोष में जो ग्रेफाइट की छड़ बीचों बीच होती, उसकी संरचना बताओ, वो कहाँ होती है? बीचों बीच होती है। और जो कैथोड, सी यानी कि कैथोड के तौर पे कार्य करती, किसके तौर पे कार्य करती है? यानी पहला हमने ग्रेफाइट की छड़ के बारे में बता दिया। और क्या लिखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स कोष होता है, शुष्क कोष होता है, उसमें ये ग्रेफाइट की छड़ बीचों बीच होती है, थोड़ी सी बाहर की ओर होती है, और जो कैथोड के तौर पे कार्य करती है। चलो पहला हो गया। फिर अपना दूसरा पॉइंट, कैथोड के पास में, कैथोड के पास में उससे टच में क्या होता है? आप देख सकते हो कैथोड के पास में क्या है? MnO2 और यानी अपना दूसरा पॉइंट बना देना है कि MnO और कार्बन, MnO2 और कार्बन का जो मिश्रण होता है, कार्बन का जो मिश्रण होता है, जो पाउडर के स्वरूप में होता है, वह ग्रेफाइट के संपर्क में होता है। MnO2 और कार्बन का जो मिश्रण होता है, जो पाउडर स्वरूप में होता है, वह ग्रेफाइट के संपर्क में होता है। देख सकते हो यहाँ पे जो ये MnO2 और कार्बन का क्या है? मिश्रण है, जो किसके संपर्क में? ग्रेफाइट के संपर्क में। जो किसके संपर्क में बच्चों? ग्रेफाइट के संपर्क में। और तीसरा फिर पॉइंट अपने को लगा देना है। तीसरा पॉइंट हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे आप देख सकते हो MnO2 और कार्बन के संपर्क में ये क्या है? NH4Cl, NH4Cl और ZnCl, जो कि बीनी लुप्ती, क्या है? बीनी लुप्ती, बीनी शब्द आना चाहिए। यह जो है वो NH4Cl और ZnCl2 की बीनी लुप्ती, यानी अपना तीसरा पॉइंट बनेगा NH4Cl प्लस ZnCl2 की बीनी लुप्ती। अब इस कोष को कहा क्या जाता है? शुष्क कोष। लेकिन वास्तव में इसके अंदर NH4Cl और ZnCl2 की बीनी जो लुप्ती होती है, वो विद्युत के वहन करने के लिए आवश्यक होती है। आवश्यक होती कौन? NH4Cl और ZnCl2 की बीनी लुप्ती। तीसरा पॉइंट बन गया। चौथा पॉइंट फिर हमें बताना है। उसके बाद आ जाओ बच्चों, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो चीज आपके सामने दिख रही है, ये उसको मैंने क्या कहा है? कागज का स्तर। यानी कि NH4Cl और ZnCl2 के मिश्रण और एनोड जिंक, ये जो लाइन है वह किसकी बनी होती है? जिंक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जिंक की बनी होती है, Zn की, जो एनोड के तौर पे कार्य करता है। यानी कि हम चौथा पॉइंट लगाएंगे कि एनोड के तौर पे कौन कार्य करता है? जिंक की पट्टी कार्य करती। यानी कि जो बाह्य शुष्क कोष का जो बाह्य आवरण होता है वह जिंक का बना होता है, जिंक का बना होता है, और वह किसके तौर पे? एनोड के तौर पे कार्य करता है। इसके तौर पे कार्य करता है एनोड। पांचवा पॉइंट लगाना है कि एनोड की बाह्य परत और Cl2 और NH4Cl दोनों के बीच एक कागज का क्या होता है? अस्तर। कागज का अस्तर होता है, जो दोनों को एक दूसरे के संपर्क से बचाए रखता है। और जो विद्युत का जो क्या होगा? विद्युत का जो क्या होगा? यानी ये Zn के पास भी, ये गलत कह दिया कि जो Zn के ऊपर क्या होगा? कागज का अस्तर होगा। Zn के ऊपर क्या होगा? कागज का अस्तर होगा। और ये जो Zn
होगा जो विद्युत का क्या होगा, अवाहक होगा। सबसे पहले ग्रेफाइट के बाद क्या होगा, MnO2 और कार्बन, MnO2 और कार्बन के बाद क्या होगा, एमोनियम क्लोराइड और ZnCl की विनिर्मित, और उसके संपर्क में कौन होगा जी, उन्हीं के संपर्क में होगा NH4Cl और ZnCl2, दोनों के संपर्क में क्या होगा, जिंक होगा। और जिंक के ऊपर हम क्या लगाते थे, कागज का अस्तर लगाते थे, और वह जो कागज का अस्तर होता है जो विद्युत का अवाहक होता है, इसलिए जब हम सेल को छूते हैं तो हमें उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं। ये सेल की जो बात है, आपको सबसे पहले जो चित्र में वही समझा देना है। सबसे पहला पॉइंट अपने यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो ग्रेफाइट जो कार्बन का बना होता है, जो कैथोड के तौर पे कार्य करेगा, बीचों बीच होता है, वो MnO2 और कार्बन के जो पाउडर फॉर्म होता है, जो ग्रेफाइट के साथ संपर्क में होगा, वह बताएंगे। तीसरा पॉइंट है जो अपना NH4Cl और ZnCl2 की जो विनिल युक्ति होती है, वह विनिल युक्ति क्यों होती है, वही विद्युत के लिए आवश्यक होती है। फिर चौथा बताएंगे क्या है, Zn जो एनोड के तौर पर, Zn की जो बाह्य परत है वह एनोड के तौर पर कार्य करती है। और उसके बाद पांचवा क्या होता है, कागज होता है, कागज का अस्तर लगा होता है। कागज का अस्तर इसलिए लगा होता है क्योंकि जो अवाहक बना कंप्लीट। अब उसके आधार से हम उसकी रिएक्शन बताएंगे। तो बच्चों ध्यान दो, एनोड के ऊपर कौन है, एनोड के ऊपर हमने बता दिया कौन है, Zn। तो ये मैंने क्या लिखा, Zn जब अभिक्रिया करेगा तो Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान। एनोड पे Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और वही 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, कैथोड पर आएंगे। कहाँ पे आएंगे, कैथोड पर आएंगे। तो कैथोड पे कौन है, तो कैथोड पे देखो ग्रेफाइट के संपर्क में कौन है, MnO2। बच्चों ध्यान देना, ग्रेफाइट के संपर्क में कौन है, Mn। ये जो ग्रेफाइट है उसके संपर्क में कौन है, MnO2। MnO2 के संपर्क में कौन है, एमोनिया। तो एमोनियम क्लोराइड इसमें केवल एमोनियम आयन को पसंद करता है। यानी कार्य कौन करेगा, जो कैथोड के संपर्क में MnO2 और एमोनियम क्लोराइड का जो विलयन था वह कार्य करता है। अब यहाँ पे मोल की संख्या में कितने रख देता हूँ, 2। क्यों 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। बच्चों ध्यान देना, ये NH4 में से क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। 2 मोल क्या बन जाएगा, NH3। ये अमोनियम आयन में से क्या बन गया, एमोनियम आयन में से क्या बन गया, एमोनिया बन जाएगा। प्लस ये MnO2 में से क्या बन जाएगा, Mn2O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Mn2O3 बन जाएगा। और बचा क्या, यहाँ से कुछ ऑक्सीजन बचे और यहाँ से कुछ हाइड्रोजन बचे, वह क्या बना देंगे, पानी। क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। अब हम अभिक्रिया देख लेते हैं, संतुलित है कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल कितने थे, 8। यहाँ पे कितने हैं, 6 और 2 8। यानी अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलित। ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका 1 नंबर होगा, इसका 1 नंबर होगा, लिखावट का। यानी बच्चों मेन बात थी अभिक्रिया के अंदर मैंने बताया Zn का ऑक्सीडेशन होता है और MnO2 प्लस एमोनियम आयन का रिडक्शन, यानी कि उस तरह से जो एमोनिया बन जाएगा, Mn2O3 का मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा क्या बन जाता है, जल बन जाता है। कमेंट हो गया बच्चों। अब ये जो कोष जब कार्य करता है तो अपना छठा पॉइंट आ जाएगा, 1.5 वोल्ट उत्पन्न होता है। छठा पॉइंट अपना क्या होगा, 1.5 वोल्ट उत्पन्न होगा। सातवां पॉइंट, इस कोष को हम क्यों दोबारा कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पर बच्चों देखना, ये जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन आप निकालोगे कितना होगा, +3। कैसे, ऑक्सीजन का -2 -6 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, +3। यानी यहाँ पे जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन आप कितना होगा, +3। और यहाँ पे जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन आप बच्चों निकालोगे तो क्या आएगा, +4। यानी कि अब ये Mn +3 में से +4 में कन्वर्ट होता नहीं। आप उसको बाह्य से कितना भी दाब दो, कितना भी विद्युत प्रवाह से जोड़ो, लेकिन यह Mn +3 +4 में कन्वर्ट होता नहीं है। इसीलिए यह सेल दोबारा कार्य में आता नहीं।
अगर Mn3+ Mn4+ में कन्वर्ट हो जाए तो कोष पुनः कार्य करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसीलिए इस कोष को हम प्राथमिक कोष भी कहते हैं। यानी अपना जो 7वां पॉइंट है, Mn3+ में से Mn4+ में कन्वर्ट होता नहीं, यह पॉइंट आपका आया। ये 7वां पॉइंट आपको बता दें। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपको पता है। जो हमारा सेल है कहाँ कहाँ उपयोग होता है, रेडियो में होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर होता है, वॉल में, बहुत सी जगह पे इसका उपयोग होता है। तो 8वां पॉइंट अपना जो आ जाएगा, उसके यूज कहाँ कहाँ होता है। इस तरह से आपका जो शुष्क कोष है वो बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा जो आगे का टॉपिक है लेड संग्राहक कोष, उसको हम देखते हैं। लेड संग्राहक कोष की भी मैंने आपको चित्र बता दिया है। लेड संग्राहक कोष जैसा कि आगे मैंने बताया, ये द्वितीयक कोष है। द्वितीयक कोष क्यों? क्योंकि उसका पुनः उपयोग हम कर सकते हैं इसमें। हम उसी के भी वैसे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की, वैसे ही हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या रखेंगे? तो सबसे पहला हम पॉइंट रखेंगे कि जो लेड की जो प्लेट है, लेड की जो प्लेट है वो एनोड के तौर पे कार्य करती है। लेड की जो प्लेट है वो एनोड के तौर पे कार्य करती है। पहले जो चित्र में वही हम सब बता देते हैं, वही हमें लिखना है। यानी कि लेड की जो प्लेट है वो एनोड के तौर पे कार्य करती है। दूसरा अपना पॉइंट आएगा कि लेड की प्लेट के ऊपर, लेड की प्लेट के ऊपर PbO2 का क्या होता है? अस्तर होता है। लेड की प्लेट के ऊपर PbO2 का अस्तर होता है, जो कैथोड की छड़ के तौर पे कार्य करता है। जो किसके तौर पे कार्य करता है? कैथोड की छड़ के तौर पे कार्य करता है। और यह दोनों छड़ को, एनोड और कैथोड दोनों छड़ को 38% H2SO4 के विलयन में डुबाकर उपरोक्त चित्र में दर्शाए अनुसार रखा। यानी ये जो चित्र में हमें दिखाई दिया है, पहले एनोड के तौर पे लेड की प्लेट थी, उसके बाद दूसरा जो अपना था लेड ऑक्साइड का जो स्तर चला, उसके बाद 38% H2SO4 के संपर्क में इसको रखा। इतना रखने के बाद अब आपको यहाँ पे बता रहे हैं इसका पुनः उपयोग होता है। इसका क्या होता है? पुनः उपयोग होता है। अब यहाँ पे जो एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी उसके बारे में हमें बताना। दूसरा उसको हम पहले एनोड और कैथोड की रिएक्शन के बारे में बता देते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे बता देता हूँ जगह के आधार से। एनोड पर आप देख रहे हो ये अपना चौथा पॉइंट रिएक्शन लिखना, उसके बाद के पॉइंट बाद में लिखेंगे। यानी कि एनोड पर कौन है? ये एनोड पर कौन है? लेड की प्लेट। वह किसके संपर्क में है बच्चों? देख रहे हो आप H2SO4 के संपर्क में। तो H2SO4 में कौन सा लेता हूँ? SO4 2-। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी एनोड पर तो क्या बन जाएगा? PbSO4 बनेगा और वह 2 इलेक्ट्रॉन दान, यानी SO4 में से कितने इलेक्ट्रॉन दान में जाएंगे? 2। और PbSO4 जुड़कर क्या बन जाएगा? लेड सल्फेट बन जाएगा। अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी उसकी बच्चों में बात कर लेता हूँ, ध्यान देना। कैथोड पर क्या बच्चों आप देख सकते हो PbO2 है। कैथोड पर क्या है? PbO2 है। और वही छड़ किसके संपर्क में जुड़ी हुई है? SO4 2-। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हमने केवल यही लिखा, यहाँ एक और ज्यादा लिखेंगे। H2SO4 के विलयन में दूसरा क्या है? H+। यहाँ पर कितने H+ हुए? 2। और आगे के भी 2 बचे, यानी कुल मिलाकर कितने लिखूंगा? 4H+, जो क्या है? अंदर है, उपस्थित है। यहाँ का जो 2 बचा था और यहाँ का कुल मिलाकर कितना हो गया? 4H+, जो मैं कहा रखा हूँ कैथोड पे रखा हूँ, प्लस एनोड में से कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन आए। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह जो है क्या बनाएगा बच्चों? ये Pb और ये SO4 क्या बनाएगा? PbSO4 बच्चों बना देगा। दूसरा ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बच्चों क्या बनाएगा? पानी। क्या बना देगा? अभिक्रिया क्या हो गई सर? यानी एनोड पर इस तरह की रिएक्शन होगी, कैथोड पर इस तरह की रिएक्शन होगी। अब यह जब रिएक्शन होती है तब अपना चौथा पॉइंट आपको बताएं, उपरोक्त एनोड और कैथोड की जब अभिक्रिया होती है तब कोष के अंदर 2 वोल्ट
वोल्ट का, यहाँ पे कितना 2 वोल्ट प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो हमने ये जो कोष था, ये 5वां पॉइंट है, हम दोबारा उपयोग में ले सकते। द्वितीय कोष है, कौन सा है? द्वितीय, इसलिए हम उसको दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। अब दोबारा उपयोग में लेने के लिए हमें क्या करना है? तो दोबारा उपयोग में लाने के लिए बाह्य कोष के साथ इसको जोड़कर उच्च विद्युत दाब देकर, उच्च विद्युत दाब शब्द आना ही चाहिए, उच्च विद्युत दाब देकर बाह्य किसी सेल से उसको क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ दिया जाता है तब उसकी पुनः अभिक्रिया होती है, यानी जो कैथोड है वो एनोड की तरह कार्य करेगा और जो एनोड है वह कैथोड की तौर पे कार्य करता है और उसे दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन जो कोष है वह 100%, ये भी बढ़ाना चाहिए, 100% कार्य करता नहीं है। 100% जो पहले था वैसा कार्य करता नहीं है। इसके लिए हम उसके जो H2SO4 की सांद्रता, यानी कि जो H2SO4 का विलयन हम क्या करेंगे? बदल देंगे। क्या करेंगे? बदल देंगे। यानी हमारा छठा पॉइंट आना चाहिए, यानी 5 में ये 3 द्वितीयक क्यों है? क्योंकि हम बदल सकते हैं। बदल कैसे सकते हैं? तो उच्च विद्युत दाब लगाएंगे तब वो क्या होगा? बदल जाएगा। जो कैथोड है वो एनोड की तरह व्यवहार करेगा और जो एनोड है वो कैथोड की तरह। क्या पूरा करेगा? 100% करेगा? नहीं, पूरा 100% करेगा नहीं। और अच्छा व्यवहार कर सकते, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? H2SO4 का जो विलयन है वह बदल देते हैं। H2SO4 का विलयन हम क्या कर रहे हैं? बदल देते हैं। भाई क्यों बदल देते हैं? तो शुरुआत में जो H2SO4 होता है उसकी जो सांद्रता होती है वो 1.25 ग्राम मिली इनवर्स होती है। लेकिन जब कोष कार्य करता है और जब कोष बंद हो जाता है तब वही H2SO4 सांद्रता 1.10 से 1.15 ग्राम मिली इनवर्स जितनी उसका घनत्व हो जाता है। यानी ये शुरुआत की बात, ये कौन सी बात थी? शुरुआत की। और जब कोष कार्य करता है तो धीरे धीरे उसकी जो घनत्व, उसकी जो सांद्रता है उनके अंदर क्या आती है? कमी आती है। और जब 1.10 से 1.15 के बीच में आ जाती है तब कोष कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। यानी कि जब कोष कार्य बंद कर देता है और तब हम उसके अंदर उच्च विद्युत दाब जब हम लगाएंगे, उच्च विद्युत दाब लगाएंगे और 38% H2SO4 का विलयन बदल देंगे, तब कोष पुनः कार्य करने लगता है। तब कोष क्या करेगा? पुनः कार्य करने लगता है और तब यह जो कैथोड के तौर पे जो कार्य करता है वह एनोड के तौर पे करेगा और जो एनोड के तौर पे कार्य करता है वह कैथोड के तौर पे कार्य करेगा। अब बच्चों, अगर मान लो हमें इस कोष में से 2 वोल्ट से ज्यादा आर्डर प्राप्त करना हो तो हमारा जो 7वां पॉइंट हो जाएगा उसे हम कहाँ भी? श्रेणी जोड़ाने के अंदर जोड़ते हैं। इसके अंदर जोड़ दें श्रेणी जोड़। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा अभी मानसून आया है, हमने अपनी बैटरी चार्जिंग में भी डाली होगी, तब हमारी जो बैटरी होती है बाइक की उसके अंदर आपने देखा होगा 6 उस तरह से 6 इस तरफ उस तरह से कुल मिलाकर 12 वोल्ट होते हैं। यानी 6 सेल उसके अंदर जोड़े जाते हैं। कितने सेल जोड़े जाते हैं? 6 सेल। एक सेल के आधार से कितना वोल्ट प्राप्त होता है? 2 वोल्ट। 6 सेल अगर जोड़ दिए जाएंगे श्रेणी जोड़ान में तो 12 वोल्ट जितना प्राप्त होगा। यानी कि जो हमारी बाइक की जो बैटरी है उसमें 12 वोल्ट की होती है और जो कार की जो उसमें 11 और 12 इस तरह से श्रेणी जोड़ान में जोड़ा जाता है। अगर 11 जोड़ा जाएगा तो 22 वोल्ट होगा, 12 जोड़ा जाएगा तो 24 वोल्ट होगा। जो अब बच्चों मैं पहले से दोबारा एक तौर पे कह देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा कि एनोड के तौर पे हमने क्या लिया है? लेड की प्लेट लिए। कैथोड की छड़ के तौर पे हमने लेड की प्लेट के ऊपर लेड ऑक्साइड PbO2 का हमने बस्ता लगा दिया है। उन दोनों छड़ को हमने 38% H2SO4 के विलयन में रखा है और यह जो कोष जब कार्य करता है तब 2 वोल्ट विद्युत की धारा उसमें प्राप्त होती है। यह जो कोष है उसे हम द्वितीय कोष कहते हैं। द्वितीय कोष है इसीलिए यह दोबारा एक बार लंबे समय तक उपयोग करने के बाद उसको दोबारा भी उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन उस समय उसको बाह्य कोई उच्च विद्युत दाब से उसको संपर्क में लाया जाता है और उसके अंदर जो रखा जो 38% H2SO4 का विलयन बदल लिया जाता है। क्योंकि अगर वही विलयन होगा तो 100% संपूर्ण कार्य करता नहीं है और इसके लिए H2SO4 का विलयन हम क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। फिर श्रेणी जोड़ान में जोड़ने से अधिक
वोल्ट भी हम प्राप्त कर सकते हैं। एनोड और कैथोड के रिएक्शन बच्चों किस तरह से है ये बता दिया। और जो ये जो वास्तविक एनोड है वह क्या बन जाएगा, कैथोड। जो कैथोड है वह क्या बन जाएगा, एनोड। मैं इस तरह से लिखता हूँ, यह कैथोड को मैं कैसे दर्शा देता हूँ बच्चों, एनोड के आधार से दर्शा देता हूँ। यानी कि जो उत्पाद है उसे हम अभिकारक बनाएंगे और जो अभिकारक है उसे हम क्या बनाएंगे, उत्पाद बना लेंगे। कैथोड की जो रिएक्शन है वो किस में बदल जाएगी, एनोड में, जब हम परिपथ की दिशा बदल देंगे तब। और ये अपने बुक में दी नहीं है बच्चों, मैं अपने तौर पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन बोर्ड में इसके आधार से भी सवाल आते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों, कैथोड के अनुपात कौन थी, PbSO4 + 2H2 gives, यानी जो उत्पाद था वो अभिकारक बन गया और जो अभिकारक था वो क्या बन जाएगा, उत्पाद। PbO2 + SO4 - 4H + 2, यानी कि जो कैथोड था वह एनोड बदल गया, हमने दिशा उसकी बदल दी और एनोड जो वह क्या बन जाएगा, कैथोड। तो उसमें भी वही बात, उत्पाद को अभिकारक बनाएंगे, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, जो अभिकारक है उससे हम क्या बनाएंगे, उत्पाद, Pb + SO4। यानी हमने कोष की दिशा को क्या कर दिया, उल्टा दिया। और उसकी जो मैंने अभिक्रिया की बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर चित्र के आधार से देखेंगे तो यही पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। बढ़िया सा चित्र बता देना है, चित्र में जितनी चीजें दर्शाओगे और उसी के आधार से तैयार करोगे, आपको बढ़िया से याद रहेगा। जो मेन बात थी H2SO4 हम बदलते क्यों है, वो जो बात आपको बता दी थी कि शुरुआत में उसकी जो सांद्रता होती है वो 1.25 से लेकर कितनी होती है, 1.30, लेकिन जब कोर्स कार्य करना बंद कर देता है तब उसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, 1.10 से लेकर 1.15। इसीलिए हम अपने व्यवहारिक के अंदर भी कहते हैं पानी बदल रहे हैं बैटरी का, वो पानी की जगह क्या होता है, H2SO4 होता है और जो H2SO4 बदल देते हैं, इसलिए कोर्स 100% जो कार्य ना करने वाला वो फिर कार्य करने लग जाता है। इस तरह से द्वितीयक सेल की बात आ गई और यहाँ भी मैंने प्राथमिक सेल की बात करी। आशा रखता हूँ ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड में बहुत सी बार ये टॉपिक आ चुका है, इसके आधार से 1 नंबर में या 2 नंबर में या 3 नंबर में बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है। आपको याद रखना है, तैयार कर देना है, लिख लेना है। अब जो अपने आप नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों